घर में जो भी कोई भी आता है कोई भी रिस्पेक्टेड पर्सन आएगा आपके घर में, तो आप खाना पहले अपना खाओगे, पहले उनको खिलाओगे? उनको खिलाओगे ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। अब क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? बहुत इजी चीज है, लेकिन बच्चे इसको बहुत टफ बना देते हैं अपने दिमाग में। एक्चुअल में बहुत इजी चीज है। एक्चुअल में क्या है ये? इजी चीज है बहुत। मैंने अभी जब इससे पहले हमने क्या पढ़े, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ा था, तो मैंने एक चीज कही थी आपसे, जो वहां सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन था, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट। कहा मैंने कुछ कहा था इसके बाद, मैंने कहा था हम थोड़ी देर बाद इस कांस्टेंट को कुछ नाम दे देते हैं, जिसका नाम क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू। समझ में आया? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की 3 डेफिनेशन बताऊंगा आपको, और ये वाली कभी नहीं आएगी काम, लेकिन पता तो हो क्या है। नहीं आने से क्या क्या पता आ जाए, लेकिन पता होना चाहिए क्या है। अगर आपसे कह दिया एंगल आई 45 डिग्री, अब 10th जब आप फाइनल के बोर्ड्स के एग्जाम दे रहोगे तब आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके होगे, तो आपको एंगल आई और ये साइन आई और साइन आर की वैल्यू निकालना आज आ गया होगा। तो अगर आपसे कह दिया एंगल आई 40 डिग्री और एंगल आर आपका 30 डिग्री है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो, 1 मार्क्स में पूछ सकता है, तो पता होना चाहिए। फिलहाल ये ध्यान दो कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसकी पहली डेफिनेशन क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जो वहां पे आपने सेकंड लॉ लिखा है ना, वो ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, बस वहां पे कांस्टेंट के बदले हमने क्या लिख देना है? इट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन ये डेफिनेशन कहीं काम नहीं आती, तो इसको इतना प्रायोरिटी बेसिस में नहीं पढ़ेंगे। इसकी जो पहली 2 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इसमें पहली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको समझा रहा हूं। ये मान लो एक ग्लास स्लैब है। क्या है? ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब मतलब ग्लास का एक स्लैब होते हैं घरों में, हम स्लैब, वो क्या कहते हैं उनको? ड्रॉर्स तो ऐसे होते हैं बेटा, ऐसे कौन से ड्रॉर होते हैं? अरे यार स्लिप, हिंदी में स्लिप कहते हैं, इंग्लिश में उसे स्लैब कहते हैं। ये जैसे ये है, ये एक ग्लास का क्या है? स्लैब है। समझ में आया? तो आप नोटिस करोगे एक चीज, जैसी ये लाइट यहां से इंसिडेंट रे आई, ये बेंड हुई, फिर बेंड हुई, यही पढ़ लें अभी तक हम। तो मैंने एक चीज कहा था, ये बेंडिंग क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। तो उसी चेंज के रेशियो को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो। क्या लिखा है मैंने? याद करने के लिए लिखा है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो रेशियो होता है किसका? चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। किसके बीच में? 2 मीडियम्स के बीच में। फॉर एग्जांपल ये ग्लास है और नहीं, ये एयर है और ये ग्लास है। तो अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहूं तो क्या लिखूंगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। समझ गए? पक्का? अब आप कहोगे आपने ग्लास पहले ऊपर ग्लास और नीचे एयर क्यों नहीं लिखा? अब आता है यहां पे तीसरा डेफिनेशन, वो इंपॉर्टेंट है। ये वाली भी नहीं आएगी एक काम, वो इंपॉर्टेंट है। वो क्या कहती है आपको? वो इसी की तरह है। आप कभी भी किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हो ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक वैल्यू होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है? एक वैल्यू। जैसे ग्लास जो होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1। सॉरी, एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कितना होता है? 1। समझ में आया? ऐसी हर एक चीज के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, भी आपको समझाऊंगा, एक प्रैक्टिकल भी कराऊंगा। फिलहाल एक ये चीज नोटिस करो यहाँ पे, जब भी आप अच्छा मेरे को अगर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, किसी के रिस्पेक्ट में निकालूंगा, ऑब्वियस है। एक मीडियम है उसमें रिफ्रैक्शन हो सकता है, मुझे इतना बता दो। ये लाइट है, ये लाइट ट्रेवल कर रही है। अरे दादा, बड़ी बेइज्जती कर दी तूने। अरे यार, इसने अलग बेइज्जती करवाती है। ये लाइट रे है, ये ट्रेवल कर रही है। आप लाइट बंद करो एक बार। अब आपको दिख रहा होगा ये लाइट
अगर आपको इसका पाथ नोटिसेबल है, अगर आपको इसका पाथ दिख पा रहा है, थोड़ा बहुत दिख पा रहा है क्या? नहीं दिख रहा होगा यार, अब दिखेगा। आपको इसका पाथ दिख पा रहा है? ये क्या ये कहीं पे बेंड हो रहा है? ये देखो, बेंड हो रहा है कहीं पे? नहीं हो रहा है। बेंड हो रहा है क्या? नहीं। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मीडियम ही चेंज नहीं हो रहा है, एयर से एयर में ही जा रही है, पूरा एयर ही रह रहा है। लेकिन अगर मैं इसके बीच में अगर कोई ग्लास ले आता हूं तो अभी भी आपको बेंडिंग, अब इतने में बेंडिंग दिखेगी नहीं, लेकिन अगर आप गौर से देखोगे तो आपको बेंडिंग दिखेगी नहीं। पिछली क्लास में दिखाई थी मैंने बेंडिंग आपको कैसे होती है। ये चल जाए ना हमारे लेजर, मैं आपको दिखा दूंगा बेंडिंग। अभी इतने दिन से कह रहा हूं सेल ले आओ, सेल नहीं ला पा रहे हो दो तुम। ये देखो, आप देखो, आपको बेंडिंग दिख रही है? अच्छा ये चीज ना ऊपर से बहुत, अब यहां से ऐसे आपको ज्यादा क्लियर दिखेगी। आप देखना मैं लाइट डाल रहा हूं, वो एक्चुअल में कैसी जानी चाहिए थी और जा कैसी रही है? ऐसी जानी चाहिए थी क्या? ऐसी जानी चाहिए थी, या बेंडिंग आपको दिख पा रही है? मैंने जिस पॉइंट पे डाला है उस पॉइंट पे नहीं आ रही है। ये देखो, जिस पॉइंट पे डाला है उस पॉइंट से टुवर्ड्स द नॉर्मल आ गई, क्योंकि रेयरर मीडियम से डेंसर में जा रही है। और यहां कैसे जा रही है? कहां जा रही है? अरे यार, कल सेल लाता हूं, मैं भूल जाता हूं ना। अब यहां पे कैसी जा रही है? देखो, डेंसर से रेयरर में जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब यहां पे रेयरर से डेंसर में जा रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल। यही पढ़ा था हमने। तो आपको क्या लग रहा है? अब आपको दिख रहा होगा मैंने क्या कहा। अच्छा, जब खाली एयर ही एयर में और था, कुछ आपको वो दिखा डेविएशन, लाइट मतलब बेंड होती हुई दिखी? नहीं दिखी। क्यों? एक ही मीडियम था। लेकिन इस केस में दिखा। ऐसा क्या था? दो, मतलब रिफ्रैक्शन अगर आपको देखना है तो आपको कम से कम कितने मीडियम चाहिए? तो अगर मुझे किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो ऑब्वियस है वो किसी दो मीडियम के आपस में निकालना होगा। अगर मुझे 1 का निकालना है तो 2 के रिस्पेक्ट में निकालूंगा, या फिर मुझे 2 का निकालना है तो वो 1 के रिस्पेक्ट में। ये इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। मेन क्या है? मैं 1 का निकाल लूं, किसके रिस्पेक्ट में? 2। 1 मतलब ये 1 2 1, मीडियम 1 मीडियम 2 मीडियम 1, ये मीडियम 1 और सेम है ना एयर। तो जब मैं एयर का मतलब आप एयर भी कह सकते हो, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। यहां पे क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो आप फॉर्मूला देखना, बहुत आसानी से समझा रहा हूं, फॉर्मूला याद कैसे करना है। अच्छा, निकाल किसका रहे हो? एयर का। किसके रिस्पेक्ट में? ग्लास के रिस्पेक्ट में। घर में जो भी कोई भी आता है रिस्पेक्ट, कोई भी रिस्पेक्टेड पर्सन आएगा आपके घर में, तो आप खाना पहले अपना खाओगे, पहले उनको खिलाओगे? उनको खिलाओगे ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो रिस्पेक्ट में कौन है यहां? तो स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। कैसे बना फॉर्मूला? जिसके रिस्पेक्ट में निकाल ले हो उसकी स्पीड ऊपर आएगी, ज्यादा नहीं, उसकी स्पीड ऊपर आएगी, ज्यादा हो चाहे कम हो। जिसके रिस्पेक्ट में निकाल ले उसकी स्पीड ऊपर आएगी, दूसरे जो जिसका निकाल ले उसकी स्पीड नीचे आएगी। ऐसे यहां पे क्या हो जाएगा? किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूं? एयर के, तो ऊपर किसकी स्पीड आएगी? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। किसको समझ में? मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। समझ में आया? पक्का? कोई डाउट? आ गया ना समझ में? पक्का? ये तो चलो एक चीज आ गई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। मैं सारे क्वेश्चन जो जो पूछ सकता है वो बता रहा हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन यहां पर से पूछ सकता है कि अच्छा कैसे पूछेगा पता है? आपसे कह देगा, इसमें क्वेश्चन जो आते हैं मैं वो भी यहां पे बता देता हूं। आपको पता है एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी होती है? 3 × 10⁸ कहेगा कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर।
क्या कहेगा? कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। में स्पीड क्या होती है? 3 × 10⁸। ग्लास में भी बताई थी कल, याद करो, 2 × 10⁸। बहुत ही बढ़िया भाई। तो क्या हो जाएगा? 10⁸ से 10⁸ कटा, 3/2 कितना हो गया? 1.5। और मैंने क्या कहा था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है? एक वैल्यू है। आगे देखो, वैल्यू यूनिटलेस होती है, कोई यूनिट नहीं है। अच्छा, स्पीड यहाँ पे किस में थी? मीटर पर सेकंड। यहाँ स्पीड किस में थी? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कटा तो ये यूनिटलेस हुआ। तो कभी भी जब आप एयर से ग्लास में डाल ले हो, कभी भी लाइट किस में, एयर से ग्लास में जा रही है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? 1.5। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, बड़ी मजेदार है और कॉन्सेप्चुअल है। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी ज्यादा बेंडिंग होगी। जितना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी कम बेंडिंग होगी। यहीं पे मैं एयर के बदले अगर मैंने यहां पे पानी लिया होता, वाटर लिया होता, तो आपको क्या लगता है वैल्यू बड़ी आती छोटी आती? छोटी आती। क्यों? क्योंकि लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है और यहां गैस से सॉलिड में जा रहा है, तो ज्यादा डेविएशन कहां पे होगा? गैस से सॉलिड वाले में ज्यादा। सिंपल। एक और चीज बता, एक चीज तो ये बताई कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसमें रिफ्रैक्शन ज्यादा। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसमें रिफ्रैक्शन ज्यादा। जिसकी स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा कम होगा। कैसे बोलो? ये क्या आपका यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा कम होगा? आपने यहां पे ग्लास का निकाला था ना, अब मैं एक बार एयर का निकाल लूं। यहां पे अब मैं एयर का निकालता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। वैसे क्या होता है पता है? इसका रेसिप्रोकली होता है। अभी मैं फॉर्मूला डिराइव करा दूंगा आपको। अब यहां पे फॉर्मूला क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, v मतलब स्पीड हो गया और शॉर्ट में लिख दिया, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास क्या थी? 2 × 10⁸। ये कितना था? 3 × 10⁸। आंसर कितना आ गया? 0.66। 1.5 बड़ा 0.6 बड़ा? 1.5 बड़ा। अभी बताया मैंने, जितनी ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट होगी उतना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जितना कम स्पीड ऑफ लाइट होगी, क्या होती है ग्लास की स्पीड ऑफ लाइट? ग्लास में 2 × 10⁻। जितना कम स्पीड ऑफ लाइट होगी मतलब उतना रिफ्रैक्टिव, अच्छा उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं आ रहा ना समझ, उसको डेंसिटी मानो, दिमाग में उसको ये लेके चलो डेंसिटी है। तो मुझे बताओ अगर स्पीड ज्यादा है तो डेंसिटी कम होगी ज्यादा होगी? ध्यान सोच के, अगर स्पीड बहुत तेज है इसका मतलब डेंसिटी बहुत ज्यादा है बहुत कम है? कम है। देखो स्पीड ज्यादा थी तो डेंसिटी नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिमाग में रखो क्या, खाली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया। अब ग्लास में स्पीड क्या है? कम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया? ज्यादा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप रिलेट कर सकते हो किससे? डेंसिटी से। समझ में आया? पक्का? कोई डाउट? ठीक हो गया, ये समझ में आया। अच्छा मैं आपको कहते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल कैसे, देखो मैंने अभी लिखा, अच्छा ये इस फॉर्मूले में नहीं, ये दोनों जो फॉर्मूले लिखे हैं ये, इन दोनों फॉर्मूले में क्या कोई रिलेशन बनता हुआ दिख रहा है आप लोग को? ध्यान से अगर देखो आप, मैं अगर इसको शॉर्ट में लिखूं, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और इस वाले को लिखता हूं तो ANG को स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, क्या आपको इन दोनों में कोई रिलेशन दिख रहा है? एक दूसरे के उल्टे नहीं लग रहे? यहां VG अपॉन VA है या VA अपॉन VG है? अच्छा मुझे ये बताओ, मैं सिर्फ क्या करता हूं ना, इस वाले फॉर्मूले में 1 अपॉन VG अपॉन VA, ये जो VA ऊपर था उसको कहां ले आया? VG के नीचे ला सकता हूं? ऑब्वियस है, हम आज तक क्या करते थे, ये VA होता था हम इसको सबसे टॉप पे भेजते थे, इस बार क्या करा मैंने? इसको सबसे नीचे। अब मुझे बताओ, ये तो A ये था, अब मुझे बताओ VG अपॉन VA क्या होता? VG अपॉन VA क्या है? 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। मेरे को अगर डायरेक्ट ये दिया होगा और मुझसे ये मुझे ग्लास का दिया था
और एयर का, ग्लास का दिया था, अब मुझे कह रहा है एयर का निकालो ग्लास के रिस्पेक्ट में, तो मैं क्या कर दूंगा 1/1.5, 10/15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 0.66 आ गया सेम। सिंपल, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कौन? एयर का दिया है, एयर का दिया है ग्लास के रिस्पेक्ट में मुझे, नहीं सॉरी ग्लास का दिया था एयर के रिस्पेक्ट में मुझे 1.5, मुझे निकालना किसका है? एयर का निकालना है ग्लास के रिस्पेक्ट में। तो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल। 1 मार्क्स का पक्की बात है क्वेश्चन बनता ही बनता है इसमें। 1 मार्क्स का यहां बनता है, 1 मार्क्स का इस पे तो एक न्यूमेरिकल मान के चलो तुम, ये वाला है इस फॉर्मूले पे, इसलिए इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Vg अपॉन Va क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। क्या लिख सकता हूं इसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। बस हो गया रेसिप्रोकल। जब मैं, मेरे को G का ग्लास का निकालना है तो मेरे को एयर का पता होना चाहिए, उसको 1 अपॉन कर दूंगा मैं। ठीक है, समझ में आया? पक्का? कोई डाउट?